स्वागत दोस्तों, आगे चलने के सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार में आखिरकार चुनाव के रुझान आने शुरू हो चुके हैं। दोस्तों बताएंगे किस तरीके से नीतीश सरकार के बड़े वरिष्ठ मंत्री को गांव से खदेड़ा गया है। दोस्तों 1 किलोमीटर तक दौड़ाया गया है। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट चलेंगे। एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी के विधायक और कलेक्टर के बीच में हाथापाई की नौबत आ गई है। दोस्तों बताएंगे कौन से राज्य से है ये बड़ी अपडेट। और प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ एक ऐसे फोटो में दिखाई दी है दोस्तों, जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इसी के साथ में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को फिर से डायरेक्ट अपने निशाने पर लिया है दोस्तों। और राहुल गांधी के भाई अखिलेश यादव की ओर से उठाए गए सवाल को लेकर चुनाव आयोग ने मानी है बड़ी गलती। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर विरोध हो रहा है बीजेपी और एनडीए गठबंधन के मंत्री का, और दर्द होने लगा प्रशांत किशोर को। दोस्तों बताएंगे कौन सा बयान देकर अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसी के साथ में निकाय चुनाव से पहले एक और राज्य के अंदर एनडीए गठबंधन में खटपट शुरू हो चुकी है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। सारी बड़ी जानकारी आप तक लगातार बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के तहत पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होने से कोई नहीं रोक सकता, और इस बार बिहार के रुझान पहले ही आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि मंत्रियों का गांव गली कूचे हर जगह विरोध शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखता है दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय शिक्षा मंत्री पटना पहुंचे थे, तो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया था, काले झंडे दिखाए गए थे दोस्तों। उसके बाद ये माना जा रहा था कि अब बिहार के अंदर धीरे धीरे करके चुनाव को लेकर माहौल बनता जा रहा है दोस्तों। और एनडीए गठबंधन के नेताओं को अब अलग अलग इलाकों के अंदर काले झंडे दिखाना और इलाकों से खदेड़ने का दौर शुरू हो चुका है। और इसी कड़ी में दोस्तों नीतीश कुमार के सबसे सीनियर नेताओं में से एक श्रवण कुमार, जो नालंदा की सीट पर 2000 सन से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, और अब तक 7 बार नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा से चुनाव जीते हैं दोस्तों। ऐसे मंत्री श्रवण कुमार अपने क्षेत्र के अंदर एक ग्रामीण इलाके में गए थे दोस्तों, और ग्रामीण इलाकों में लोगों से मुलाकात कर रहे थे। दरअसल ये घटना नालंदा के यानी नीतीश कुमार के गृह जिले के मलावा गांव से जुड़ी हुई है दोस्तों, जहां पर मंत्री बड़े लाव लश्कर के साथ में पहुंचे थे। 9 ग्रामीणों की मौत के मामले को लेकर मंत्री ग्रामीणों को सांत्वना दे रहे थे दोस्तों। इस दौरान ग्रामीणों ने उनकी कई सारी बातें सुनी। इसके बाद मंत्री ने आगे कुछ नहीं बोला दोस्तों, और केवल खाना पूर्ति करके यानी थोड़ी सी बातें बोलकर वहां से निकल गए कि न्याय दिलवाएंगे। और इसके बाद जैसे ही वो बाहर गांव की ओर निकले दोस्तों, गांव से निकले, वैसे ही मंत्री के काफिले के ऊपर पत्थर फेंके गए, ये दावा किया गया है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में एक भीड़ ने मंत्री के काफिले को खदेड़ा दोस्तों, और तकरीबन 1 किलोमीटर दूर तक पत्थर चलते रहे और लोग लाठी डंडे लेकर मंत्री के काफिले की ओर भागे दोस्तों। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि ग्रामीण लोग काफी ज्यादा नाराज थे, और वो कह रहे थे कि मंत्री ने यहां आकर केवल आश्वासन दिया है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कुछ भी नहीं बोला है। और इनको लग रहा था कि केवल मुंह दिखाकर आ जाएंगे तो स्थानीय लोग मान जाएंगे कि नेताजी बहुत काम करते हैं, लेकिन सबको पता है कि विकास कुछ भी नहीं हुआ है, केवल भाषण देकर जा रहे हैं। और इसके बाद चर्चाएं बिहार के अंदर और तेज हो गई है दोस्तों कि क्या जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की सरकार से जनता इतनी ज्यादा नाराज है कि अब मंत्रियों को गांव में आने नहीं दिया जा रहा। अगर मंत्री आ भी जाते हैं तो उनके काफिले के ऊपर पत्थरबाजी हो जा रही है। आपको बता दें कि श्रवण कुमार सत्ता पक्ष के अनुभवी चेहरा है, और नालंदा सत्ता तंत्र का मजबूत किला माने जाते हैं। ऐसे में अपने ही गढ़ में इस स्तर का प्रतिरोध, सत्ता की जन सुनवाई पर कठोर टिप्पणी है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठाती रही है कि शोक संवेदना के आगे शासन का पहला काम है कि तुरंत राहत पहुंचाए, पारदर्शी तरीके से जांच करवाए, जवाबदेही तय करे। और नालंदा की घटना ठीक इन्हीं मोर्चे पर बीजेपी और नीतीश कुमार सरकार की विफलता को दिखाता है। जनता ने साफ संदेश दिया है दोस्तों। ग्रामीणों ने कहा कि देर से पहुंचे, एक तो ऊपर से मुआवजा और ठोस एक्शन को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। शासन का प्राथमिक दायित्व होता है कि पीड़ित परिवारों को तुरंत सहायता पहुंचाई जाए, नौकरी या आश्रित लोगों के लिए दीर्घकालीन सुरक्षा का भरोसा दिया जाए। लोग प्रतीकात्मक राजनीति नहीं, परिणाम वाली राजनीति चाहते हैं, यानी भाषणबाजी नहीं चाहते, काम चाहते हैं। जब तक सड़क सुरक्षा ऑडिट, ब्लैक स्पॉट सुधार, ओवरलोडेड डंपर और ओवर स्पीडिंग पर अंकुश नहीं लगेगा, तब तक कोई इस पर कुछ खास नहीं हो सकता। यानी इसी तरीके से लोगों की जान जाती रहेगी दोस्तों। कुल मिलाकर ये सारी बातें थी जो जनता के सामने इनको रखनी चाहिए थी, और बताना चाहिए था कि उन्होंने इस पूरी घटना से क्या सबक लिया है और क्या बदलाव करने जा रहे। लेकिन इसके बदले मंत्री वहां पर केवल अपना मुंह दिखाने के लिए गए थे दोस्तों, जैसे वहां के लोग मंत्री का मुंह देखने के लिए बैठे हुए हैं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि पीड़ित परिवारों के लिए समयबद्ध राहत पैकेज मिलना चाहिए और न्यायिक निगरानी में जांच होनी चाहिए। इसके बाद सड़क सुरक्षा के विधायी कार्रवाई, कार्यकारी एक्शन प्लान तैयार होना चाहिए। संवेदना तभी सार्थक माना जा सकता है जब ठोस नीति के साथ कदम उठाया जाए और बजट से उसे जोड़ा जाए। लोकतंत्र में विरोध अपराध नहीं है, ये शासन को आईना दिखाने का संवैधानिक तरीका है। हालांकि दोस्तों मंत्री इस मामले को लेकर अपराधी तत्वों पर आरोप लगा रहे हैं। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ चल रही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में रैली के आयोजन का दावा चल रहा था दोस्तों, लेकिन अब प्लान में कुछ बदलाव किया गया है। पहले राजधानी पटना के गांधी मैदान में वोटर अधिकार रैली की समापन रैली का फैसला लिया गया था दोस्तों, लेकिन उसके बाद इंडिया गठबंधन की पार्टी के कई नेताओं ने बताया कि उनको कुछ काम है 1 तारीख को और इसीलिए वो उपस्थित नहीं रह सकते। अखिलेश यादव से लेकर डीएमके के नेता इसमें मौजूद नहीं रह सकता, इसीलिए इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया है कि वो रैली को गांधी मैदान में नहीं करेंगे बल्कि हाईकोर्ट के पास अंबेडकर प्रतिमा तक राहुल और तेजस्वी यादव सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा करेंगे। फैसला इसलिए लिया जा रहा है दोस्तों क्योंकि पार्टी चाहती है कि और भी बड़ी रैलियों की तैयारी आगे किया जाए और इस यात्रा में जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबको धन्यवाद करके अगली प्लानिंग तैयार की जाए। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही फैसला लिया गया है, एक और बड़ी रैली करने के लिए पूरी तैयारी के साथ फिर मैदान में उतरना चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बीजेपी के नेता अपनी सरकार में किस तरीके से गुंडागर्दी पर उतारू है इसका एक एग्जांपल मध्य प्रदेश से सामने आया है दोस्तों। दरअसल हुआ ये कि मध्य प्रदेश के भिंड के अंदर उस वक्त हालात बिगड़ते नजर आए दोस्तों जब कलेक्टर और बीजेपी के विधायक के बीच में हाथापाई की नौबत आ गई दोस्तों। इस दौरान बीजेपी के विधायक कलेक्टर को मारने के लिए दौड़ते हुए उनके बंगले में घुसने की कोशिश करते हैं दोस्तों। हालांकि सुरक्षा कर्मी और पुलिस कर्मी वहां पर जो मौजूद है उसने स्थिति को नियंत्रित किया है दोस्तों। और इस दौरान कलेक्टर और बीजेपी के विधायक के बीच में जमकर नोकझोंक देखने को मिलती है और औकात तक बात पहुंच जाती है दोस्तों। दरअसल पूरा मामला इस बात को लेकर जुड़ा हुआ है कि खाद की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। बीजेपी के विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के बंगले के बाहर बुधवार को सुबह किसानों और अपने समर्थकों के साथ खाद और अन्य समस्याओं को लेकर धरने पर बैठ गए थे दोस्तों। कलेक्टर के बंगले के बाहर सुबह से ही नारेबाजी की जा रही थी। काफी देर तक विधायक नरेंद्र सिंह के धरने पर बैठे रहने के बाद जब कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव उनसे मिलने के लिए बंगले के गेट पर आए तो विधायक और कलेक्टर के बीच में जोरदार तरीके से नोकझोंक हो गई दोस्तों। और इस दौरान कलेक्टर को मारने की कोशिश करने लगा भाजपा का नेता और यहां तक कि दोस्तों हाथ पैर फेंकने की कोशिश की जा रही थी। इस पूरे मामले को लेकर तुरंत सुरक्षा कर्मियों के द्वारा स्थिति को संभालने की कोशिश की गई दोस्तों। और कलेक्टर गेट के अंदर थे और बीजेपी के विधायक गेट के बाहर थे, इसीलिए मामला ज्यादा आगे नहीं बढ़ा दोस्तों। लेकिन स्थिति अभी भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं और ज्यादा बिगड़ सकती है क्योंकि खाद को लेकर लगातार मध्य प्रदेश में लोगों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के 11वें दिन यानी बीते दिन जोरदार तरीके का एक समर्थन मिलता दिखाई दिया दोस्तों। लेकिन इस बीच राहुल गांधी की 2 तस्वीरें काफी ज्यादा शेयर की गई। पहली तस्वीर में राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़ का पोस्टर दिखा रहे हैं दोस्तों, जबकि दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी उनके बाइक पर बैठकर सवार होकर दोनों बाइक की राइडिंग कर रहे हैं। दोनों भाई बहन बाइक राइड कर रहे हैं दोस्तों। और इस पूरे मामले को लेकर अब लोगों ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि वोट अधिकार यात्रा के दौरान की आज की ये सबसे फेवरेट तस्वीरें हैं। 2 शब्द आप इस मामले को लेकर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। साथ साथ राहुल गांधी की तारीफ करते हुए सुप्रिया शिनेट की ओर से भी तस्वीर शेयर करते हुए कहा गया कि धूम मचा दी। इसके बाद दोस्तों राहुल गांधी की ओर से सभा को संबोधित करते हुए कहा गया कि चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी को चोरी करने में सपोर्ट कर रहा है। चुनाव आयुक्त पर कोई एफआईआर नहीं हो सकती। इस तरीके का कानून लाकर इन्होंने चुनाव आयुक्त को सारी जिम्मेदारियों से बाहर कर दिया है, अकाउंटेबिलिटी से बाहर करके कहीं ना कहीं जनता के ऊपर एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, कोई एक्शन ना ले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमारे देश में किसानों को यूं ही गिरफ्तार किया जा सकता है, जूते मारकर उनको ले जाया जा सकता है, जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनको आंदोलन को इस तरीके से दबाया जाता है, दमन करके कि डंडे लाठी मारकर भगा दिया जाता है, तो फिर इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर क्यों कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती? क्या वो हमारे देश के जनता, देश के किसानों से ऊपर है? सवाल एकदम सही था राहुल गांधी का दोस्तों। और फिर वो आगे बोलते हैं कि आज ही ट्रंप का एक बयान आया है। ट्रंप कहता है कि मैंने नरेंद्र मोदी को फोन करके 24 घंटे में सीज फायर करने के लिए बोला था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे नहीं बल्कि 5 ही घंटे में सीज फायर कर दिया। राहुल गांधी ने बोला कि ये जो बार बार उल्टी सीधी बातें डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, इस पर बीजेपी के लोग जवाब क्यों नहीं देते, नरेंद्र मोदी सरकार जवाब क्यों नहीं देती? अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अगर भारत के खिलाफ कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति क्यों नहीं है, तो उसको तो जवाब देना चाहिए। ये भारत की छवि खराब करने से जुड़ा हुआ मामला है। अगर आप भी मानते हैं कि चुप्पी साधने के कारण नरेंद्र मोदी भारत के फॉरेन नीति यानी विदेश नीति का नुकसान करवा रहे हैं, तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर साल 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 18,000 के आसपास समाजवादी पार्टी की ओर से एफिडेविट दाखिल किया गया था। ऐसा समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने दावा किया दोस्तों। इस पर अब चुनाव आयोग की ओर से बोला जा रहा है कि 18,000 नहीं बल्कि 3,919 शपथ पत्र दिए गए थे। एक भी शपथ पत्र मूल रूप में नहीं था, स्कैन की गई कॉपियां मिली है। इसमें से कुछ की जांच पूरी हो चुकी है, कुछ की जांच जारी है। इसके साथ ही आयोग ने अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी भी देते हुए कहा है कि गलत साक्ष्य दिया जाना एक अपराध
बाद माना जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा था कि हमने कई हजार सबूत दिए लेकिन इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। अब चुनाव आयोग मान रहा है कि लगभग 4000 के आसपास उनके पास एप्लीकेशन आया था। तो सवाल यह है कि अगर 4000 शपथ पत्र आए थे तो उस पर ही एक्शन क्यों नहीं लिया गया, उसी पर क्यों समय बर्बाद किया गया। अगर आप भी मानते हैं कि ये सवाल इतने गंभीर है दोस्तों जिसका जवाब इनको देना पड़ेगा और चुनाव अधिकारियों को अपने सम्मान को बचाए रखने के लिए एक एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा, वरना जनता के बीच में चुनाव आयोग को लेकर जिस तरीके की भ्रांतियां हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की इमेज अच्छी खासी खराब हो गई है और इससे भारत के लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण चीज यानी चुनाव की प्रक्रिया ही लोगों के सवालों में आ चुका है दोस्तों। और धीरे धीरे करके और खराब स्थिति यानी चुनाव आयोग का सम्मान धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि अथॉरिटी पर लोगों का सम्मान बढ़े तो ये जितने भी आरोप लगाए गए हैं उन सबका जवाब देना चाहिए दोस्तों, वरना धीरे धीरे करके इमेज खराब होती चली जाएगी। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर उत्तर प्रदेश के बलिया के अंदर बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता यानी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की पिटाई के आरोप में बीजेपी के नेता मुन्ना बहादुर सिंह की गिरफ्तारी के बाद राजनीति गर्मा गई है दोस्तों। मुन्ना बहादुर को लोगों ने कैमरे पर देखा था वहां के यानी एसई सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को पीटते हुए दोस्तों, तो उसे कार्रवाई करते हुए जेल में बंद किया गया। लेकिन जेल में बंद करने के बावजूद इस पर राजनीति जारी है दोस्तों। अब करनी सेना के लोग मैदान में आकर संगठन के लोग इकट्ठा होकर जिला अधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए मुन्ना की रिहाई की मांग कर रहे हैं और बिजली विभाग के कर्मचारी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है दोस्तों। यानी सोचिए जिस व्यक्ति को पीटा गया और जिसने पीटा उसे लेकर एकदम उल्टा न्याय की मांग करने के लिए करनी सेना के लोग आ गए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ संगठनों को आगे बढ़ाया जा रहा है और कुछ भी करने की खुली छूट दी जा रही है दोस्तों, उस पर लगाम लगनी चाहिए, वरना एक क्लियर कट मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच में है कि बस एक ही दो जाति के लोगों को कहीं ना कहीं संगठन के तौर पर इस तरीके की चीजें करने की छूट मिली पड़ी है। अगर आप भी मानते हैं कि पूरे मामले पर कार्रवाई की जानी चाहिए दोस्तों तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर एक बार फिर से केंद्र की बीजेपी सरकार और देश का सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है दोस्तों। 57 जजों को नजरअंदाज करके गुजरात के रहने वाले जस्टिस पंचोली को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए जाने को लेकर जज और वकीलों ने कोलिजियम के सिफारिशों पर सवाल खड़े कर दिए हैं दोस्तों। अब यह मामला और ज्यादा गंभीर तरीके से चर्चा का विषय बनेगा। कुल मिलाकर जजों की नियुक्ति को लेकर लगातार मोदी सरकार पर कई सारे सवाल खड़े होते रहते हैं और ये एक बार फिर से नया सवाल खड़ा हुआ है दोस्तों। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर भाजपा की विधायक नौशम चौधरी अपने दिए गए बयानों को लेकर विवादों में घिरती नजर आ रही है दोस्तों। नौशम ने कांग्रेस प्रधानों को हटाकर भाजपा समर्थक प्रधान लगाने का बयान देकर अपनी पार्टी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है दोस्तों। नौशम के बयान को आधार बनाकर विपक्षी सत्ता पक्ष पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं दोस्तों। नौशम चौधरी के बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के मदन राठौड़ ने साफ किया है कि बीजेपी का आचरण और परंपरा नहीं रहा है इस तरीके का कि वो चुने गए जनप्रतिनिधियों को हटाकर किसी और को पोस्ट पर बिठा दे, यानी कांग्रेस के चुने गए लोगों को हटाकर अपने लोगों को नियुक्त करने के लिए भाजपा के लोग किस तरीके से उतावले हैं दोस्तों की खुला बयान दे रहे हैं। और विपक्ष के लोग जो सवाल उठाते हैं तो उसे इग्नोर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। दो शब्द इनके बारे में भी लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के आवास पर देर रात 2:30 बजे तक ईडी ने छापेमारी की दोस्तों और 18 घंटे की रेड पड़ने के बाद ईडी की टीम सौरभ भारद्वाज के आवास से रवाना हो गई दोस्तों। इसके बाद सौरभ भारद्वाज की ओर से पूरे मामले पर बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि सभी साथियों का दिल से बहुत बहुत आभार, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि जब सुबह छापा पड़ा तो मैंने ईडी से कहा कि चोरों के साथ ईमानदारों के यहां भी छापे मारने से ईमानदार इंसान ईमानदार नहीं रहेगा। हालांकि जब मैंने आप लोगों के नारे सुने तो मुझे लगा कि मेरा जीवन सफल हो गया है। जल्द ही मैं प्रेस वार्ता करके ईडी के बारे में एक एक बड़ा खुलासा करूंगा। कुल मिलाकर दोस्तों ऐसे ही आम आदमी पार्टी के कई लोगों पर अब तक छापे पड़ चुके हैं और आप लोग जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर ऐसा लग रहा है कि हर जगह छापेमारी करके मामले को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पकड़ने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले ही अमित शाह को जोरदार फटकार लगाते हुए बताया था कि कैसे आरोपियों को, खासकर जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, उनको साथ में लाकर क्लीन चिट देकर बड़े बड़े पोस्ट पर बिठा दिया जाता है। कई सारे एग्जाम्पल है और इसके बाद जाकर ये एक्शन हुआ है दोस्तों। दोनों मामले को जोड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे अमित शाह अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिए गए बयान से नाराज हो रहे होंगे दोस्तों। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है और ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन काफी एकजुट है दोस्तों। क्या यही बड़ा कारण है कि इस तरीके की छापेमारियां लगातार ताबड़तोड़ चल रही हैं? चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर
महाराष्ट्र के पिपड़ी चिचवड़ महानगर पालिका के आगामी चुनाव के मद्देनजर 2017 की प्रभाग रचना जैसे थे रखी गई है। इसे लेकर बीजेपी में उत्साह का माहौल है दोस्तों। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट ने नाराजगी जाहिर की है। दरअसल 4 सदस्यीय पद्धति से बनी इस प्रभाग रचना का फायदा बीजेपी को हुआ था। उसकी एक हाथ में सत्ता आई थी, उसके हाथ में सत्ता आ गई थी। यही प्रभाग पद्धति बीजेपी के लिए सुविधाजनक मानी जाती है, जबकि महायुति की पार्टी अजित पवार और शिंदे की पार्टी से नाराज है दोस्तों। फरवरी 2017 में हुए चुनाव में 4 सदस्यीय पद्धति के तहत 32 प्रभाग बनाए गए थे। इस प्रभाग रचना को बीजेपी के लिए फायदे के तौर पर देखा जाता है। 77 नगर सेवक के साथ पहली बार महापालिका का भगवाकरण हो गया दोस्तों। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की 15 वर्षों से चली आ रही एक हाथ में सत्ता को उसने पलट दिया दोस्तों। प्रभाग रचना तैयार करने के समय भौगोलिक यानी ज्योग्राफी किस तरीके से की है, बड़ी सड़क कहाँ है, गलियां नालियां, इन सब चीजों के बारे में भी ध्यान रखा गया है। कुल मिलाकर दोस्तों जो चुनाव के लिए तैयारियां हो रही है, जो सीटों को डिसाइड किया जा रहा है, वो बीजेपी को फायदेमंद है। इसी बात को लेकर अभी यहाँ पर भी एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हुए कुछ दिनों में और दिखाई देने वाले। अभी तो केवल नाराजगी जाहिर की गई है। साथ साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन बिहार के दौरे पर थे दोस्तों। और बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे थे कि जानबूझकर उनको बिहार लेकर आया गया है बिहार के लोगों को अपमानित करने के लिए, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर डीएमके पार्टी बिहार के लोगों के बारे में उल्टा सीधा बयान देती रहती है, ऐसा भाजपाइयों का दावा है दोस्तों। बिहारियों को लेकर बीजेपी के नेता क्या बोलते हैं, इस पर भाजपा की कोई नजर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है दोस्तों अल्पेश ठाकुर, जिन्होंने विवादित बयान दिया था बिहारी समाज के लोगों को लेकर और बिहार के लोगों पर आरोप लगाया था कि वो आकर गुजरात में क्राइम को बढ़ा देते हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अल्पेश ठाकुर को टिकट दे दिया दोस्तों। और बाद में अल्पेश ठाकुर टिकट पर चुनाव लड़के नेता बन गया और बीजेपी का विधायक बन गया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से बिहार के लोगों के विरोध में बयान देने वाले लोगों को सम्मानित करती है। और दूसरी ओर एमके स्टालिन के बिहार में आने को लेकर हल्ला मचा रहे हैं दोस्तों और आरोप लगा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बिहार विरोधी लोगों को सम्मानित कर रहा है। जो भी आपकी राय है दोस्तों पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर नीतीश के मंत्री श्रवण कुमार का विरोध हुआ दोस्तों। तो दूसरी ओर अब दुख में चले गए हैं प्रशांत किशोर। बक्सर के राजपुर में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी बिहारियों के खिलाफ बोलते हैं और उन्हें यहां पर बुलाकर उनका अपमान किया जा रहा है। इस पर प्रशांत किशोर दावा करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर इंडिया गठबंधन के लोगों को बिहार के लोग यहां से मारकर भगाएंगे, दौड़ा दौड़ा कर मारकर जनता भगाएगी। सवाल तो घूम फिर कर यह है दोस्तों कि जब प्रशांत किशोर जाते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर वहां की स्थानीय पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, उसके लिए कैंपेन डिजाइन करने के लिए, तब तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। और बीआरएस पार्टी के लिए भी ये गए थे कैंपेन डिजाइन करने के लिए दोस्तों। और तमिलनाडु के अंदर अब जो विजय पार्टी बना रहे हैं थालापति विजय, उनको सपोर्ट करने के लिए उनका कैंपेन करने भी प्रशांत किशोर जा रहे हैं, जो एमके स्टालिन की विचारधारा को मानते हैं दोस्तों। ऐसे में प्रशांत किशोर को कम से कम ये सब बयान नहीं देने चाहिए। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि विरोध नीतीश कुमार के मंत्रियों का हो रहा है और दर्द प्रशांत किशोर को इसलिए होता है क्योंकि नीतीश कुमार की वापस से सरकार या बीजेपी की सरकार बनाना इनका एकमात्र उद्देश्य नजर आता है। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें एक तरफ कांग्रेस पार्टी और एआईएमआईएम के समर्थक आपस में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर है जो बिहार के अंदर मुस्लिम समाज के लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं दोस्तों। प्रशांत किशोर एक बयान देते हुए कह रहे थे कि सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है। बाद में किसी पत्रकार ने टोका तो उन्होंने कहा कि हालात को बदलने के लिए मुसलमानों की जरूरत है। फिर पत्रकार ने पूछ लिया कि मुसलमानों को वोट देना बंद कर देना चाहिए क्या, तो इस पर वो कहीं ना कहीं गोलमोल जवाब देने लगे दोस्तों। उनके बयान से एक बात तय है कि उनकी राजनीति खासकर मुस्लिम समुदाय के समर्थन में नहीं है। ये तो डंके की चोट पर बोला जा सकता है। उनको मुस्लिमों का आगे नहीं बढ़ाना है, केवल वोट चाहिए मुस्लिम समाज के लोगों का। और वो भी एक बार बोल गए थे कि वोट नहीं भी चाहिए। कुल मिलाकर एकदम कंफ्यूजन वाली स्थिति में है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि मुस्लिम समाज के लोगों के वोट को डिवाइड करने के लिए वो मुस्लिम समाज के कार्यक्रम में नजर आते हैं और एक तरीके से तीसरा मोर्चा बनाकर मुस्लिम वोटों को डिवाइड करना इनकी एक बहुत बड़ी राजनीतिक तैयारी के तौर पर इसे देखा जा सकता है। इसीलिए कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाना इनका सबसे पहला गोल नजर आता है। 2 शब्द इनके बारे में भी लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा निर्णय लिया है दोस्तों। पार्टी ने अमित साटम को मुंबई बीजेपी का अध्यक्ष बनाया है दोस्तों। इस पद के लिए प्रवीण दरेकर के नाम की भी चर्चा थी, लेकिन अंततः अमित साटम को आगे बढ़ाया गया है। प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र चौहान और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत अन्य नेताओं ने साटम के नाम पर मोहर लगा दी है दोस्तों। जो भी आपकी राय है इस पूरे मामले पर लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दरभंगा में कांग्रेस पार्टी की नेत्री अलका लांबा ने शाहनवाज हुसैन को लेकर टिप्पणी की है दोस्तों। आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने
अल्पसंख्यक नेताओं को दूध में मक्खी की तरह जैसे बाहर निकाला जाता है वैसे निकाल दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन एक बड़े वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं। दोस्तों सोचिए, जब अटल अडवाणी जी के टाइम की सरकार में एक मंत्री के तौर पर वो जिम्मेदारी निभाया करते थे, आज मोदी सरकार के शासन काल में वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अब शाहनवाज हुसैन को बीजेपी ने दरकिनार कर दिया है तो उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, इसीलिए राहुल गांधी को लेकर उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। इन सब चीजों से कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं और शाहनवाज हुसैन को अपनी पार्टी में अपने आपको आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए, बढ़ने के लिए आगे करना चाहिए। उनको एकदम अलग थलग कर दिया गया है। साथ साथ सहरसा में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रेक्षागृह में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। दोस्तों बैठक की अध्यक्षता जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी दीपेश कुमार और पुलिस के अधीक्षक हिमांशु ने संयुक्त रूप से की है। दोस्तों जिले के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन और तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। सेक्टर अधिकारी और थाना अध्यक्ष भी इसमें शामिल हुए। दोस्तों जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए स्पष्ट किया है कि निर्वाचन से जुड़ी सभी गतिविधियां समय पर पूरी कर ली जाएगी। बूथ स्तर पर समन्वय स्थापित करने और संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करने को लेकर भी पूरी तैयारी चल रही है। ऐसे में दोस्तों अगर आप लोगों को एक खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखा हमारे साथ लगातार जुड़े। दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।